नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक पुनः उपस्थित हुए हैं सीटेट के प्रैक्टिस सेट को लेकर। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 है चैनल पर और लेवल 1 के लिए है, यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए है। भविष्य में अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इसमें 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है, यानी ये 30 प्रश्न बिल्कुल उसी प्रकार होंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेवल बिल्कुल वही है। आप कितने स्कोर कर पाते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपके 26 सही है, 27 सही है, फिर 30 में 30 सही है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करेंगे, फटाफट देखेंगे हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अपनी कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को करना चाहिए कि। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं विभिन्नताओं वाले, तो उनसे निपटने के लिए आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति के लिए। पहला है, शिक्षण के जो आकलन हैं उनके समान मानक तरीके हों। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जब व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हो रही है तो समान आकलन के समान तरीके कैसे हो सकते हैं। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करना, नामित करना और अलग करना। नहीं, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग नहीं कर सकते। जैसे ये बच्चा बहुत अच्छा नंबर ला रहा है या बहुत कम नंबर ला रहा है तो उसको आप अलग करेंगे नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करेंगे। ये भी गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चों से बातचीत करेंगे एवं उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे। मतलब बच्चे किस तरीके से सोचते हैं ये बात समझेंगे और उनकी से बातचीत करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। जो हमारा आकलन है, जिस तरीके से हम बच्चों के मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं, वो किस तरीके से उद्देश्यपूर्ण होता है। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। नहीं, भय और तनाव का संचार होगा तो ये गलत बात है। यह केवल वर्ष के अंत में एक बार हो। नहीं, ये भी गलत है। मूल्यांकन और आकलन हम लोग वर्ष में कई बार करते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। नहीं, ये भी गलत है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो कि मतलब बच्चों ने कितना सीख लिया है और आगे उनको क्या सिखाना है, किस चीज़ों में कमियां रह गई, ये इसका सही उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे आगे फटाफट देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF सन 2005 में शिक्षक की भूमिका की बात की जा रही है। मतलब शिक्षक को किस प्रकार दर्शाया गया है। तो शिक्षक क्या सत्तावादी है। नहीं, सत्तावादी नहीं है। NCF सन 2000 अधिनायक। अधिनायक का मतलब होता है शिक्षक आगे चले और उसके पीछे पीछे बच्चे चले। नहीं, ये अधिनायक की भूमिका भी नहीं है। अनुमति परक मतलब अनुमति देने की भूमिका। नहीं, ये भी नहीं है। सही ऑप्शन है सुविधादाता, ऑप्शन डी। NCF सन 2005 कहता है कि जो छात्र हैं, जो शिक्षक है, वो एक सुविधादाता की भूमिका में होना चाहिए। मतलब वो बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे जिससे बच्चा खुद सीखे, है ना, बच्चा स्वयं से सीख सके, ऐसी परिस्थितियों को उपलब्ध कराए, ऐसी सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराए। तो एक भूमिका है जो सुविधादाता की है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले जिन्हें मतलब स्पेशल नीड है जिनकी, ठीक है, और उनको हम अगर शामिल करते हैं विद्यालय में तो क्या होगा, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। क्या ये काल्पनिक लक्ष्य है? ये ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, काल्पनिक लक्ष्य नहीं है, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे स्पेशल नीड वाले, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य स्कूलों में पढ़ते हैं। जिनमें अक्षमता है मतलब स्पेशल नीड है, उन लोगों के लिए हानिकारक है। नहीं, बिल्कुल हानिकारक नहीं होगा ऐसा। विद्यालय पर बोझ पड़ेगा। विद्यालय पर कोई भार नहीं पड़ेगा अगर हम अच्छी तरीके से सिचुएशन को मैनेज करेंगे। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ये बात सही है। ठीक है, देखिए बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे हमें। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण भी बदलना होगा, कंटेंट भी बदलना होगा, विषय वस्तु को भी बदलना होगा, धारणा भी बदलनी होगी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो अगर हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना है तो हमें उसके लिए शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, कंटेंट और धारणा परिवर्तन करना होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की, यहाँ पर बात हो रही है प्रतिभावान शिक्षार्थियों की, तो कौन सी विशेषता है प्रतिभावान शिक्षार्थियों की। ठीक है, ये आपको बताना है। मतलब बच्चा जो है, बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है, और वो क्या होगा अगर शिक्षार्थी की है। ठीक है, तो अब ऑप्शन को एक एक पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि इंटेलिजेंट विद्यार्थियों के साथ क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। वह रश्मि व्यवहार, मतलब रश्मि व्यवहार मतलब नहीं होता है कि हाँ बच्चे का हाथ, बच्चे मतलब हाथ मिलाना, पैर छूना, इधर उधर आपके आगे पीछे डोलना, क्या वो ये करेगा बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी? नहीं। वह बहुत तुक मिजाज होगा, मतलब तुरंत बात पे गुस्सा हो जाना, ऐसा हो जाना। नहीं, तुक मिजाज भी नहीं होगा।
ऑप्शन ए देख लीजिए, आक्रामक और कुंठित होगा, नहीं आक्रामक और कुंठित भी नहीं होगा, एक इंटेलिजेंट बच्चा, ठीक है, एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी। पता क्या होगा उसके साथ? उसके साथ ये होगा, यदि कक्षा की गतिविधियां कम चुनौतीपूर्ण, अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है, कम चुनौतीपूर्ण है, तो वह ऊब जाएगा, काम में कम मोटिवेट होने का अनुभव करेगा। मतलब मान लीजिए एक बच्चा है, बहुत होशियार है और आप उसे एडिशन सिखा रहे हैं, ठीक है, वो एडिशन में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वो मैथ जानता है, आप उसे सिंपल से एडिशन सिखा रहे हैं, तो क्या होगा? मान लीजिए अगर आप उसको ये सिखाएंगे 2+2 3+3 2+5, तो वो बहुत जल्दी ऊब जाएगा, कहेगा सर ये क्या करा रहे हैं, फटाफट वो तो करके 2 मिनट में करके रख देगा और ऊब जाएगा और सिर नीचे कर लेगा, शोर मचाएगा, ठीक है, तो कम प्रेरित और ऊबा हुआ अनुभव करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक शिक्षा में, देखिए यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिक शिक्षा में प्रभावी अधिगम यानी लर्निंग को बढ़ाना चाहती है। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, तो यहाँ पे लर्निंग को बढ़ाना चाहती है एक शिक्षिका, तो उसे क्या करना होगा? चलिए पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना, देखिए पुरस्कार देना एक अच्छी बात है, ठीक है, पर देखते हैं आगे क्या होगा। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ड्रिल और अभ्यास मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराकर भी, ठीक है। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता कराना भी अच्छी बात है, इससे लर्निंग बढ़ती है और मोटिवेट करना, ये भी ठीक है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो है संबंधित करके, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिक शिक्षा की, और प्राथमिक के बच्चे तभी सीखते हैं जब जो कंटेंट होता है, जो विषय वस्तु होती है, वो उनके जीवन से रिलेवेंट होती है, उनके जीवन से संबंधित होती है, तभी वो सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो नहीं सीख पाएंगे, फिर भले चाहे आप उनको कितने भी पुरस्कार देते रहिए, कितने भी अभ्यास कराते रहिए और कितना भी मोटिवेट करते रहिए। तो ऑप्शन ए बी सी गलत हो जाते हैं, ऑप्शन डी के सामने ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक बच्चा मतलब एक बच्चा है, खिड़की के सामने से वो एक कौवे को उड़ता देखता है, खिड़की से वो देखता है एक कौवा और कहता है, वो बच्चा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर समझिए, वो बच्चा सिर्फ इतनी बात बोलता है, एक पक्षी एक कौवे को देखता है और वो बोलता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है कि उसने बच्चों ने क्या क्या सीख लिया? यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं, उनको देखेंगे। बच्चे ने क्या क्या सीख लिया? उसने सिर्फ ये बोला है एक कौवे को देखते हुए एक पक्षी। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हो चुकी है, बच्चा पक्षी के प्रत्यय का विकसित हो चुका है, बच्चे में पक्षी के प्रत्यय का कॉन्सेप्ट का विकसित हो चुका है, बच्चा अपने अनुभव को बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो देखिए पहले नंबर तो ऑप्शन सी को देखते हैं, ये गलत है, क्योंकि बच्चे ने भाषा विकास के संबंधित कोई बात नहीं की है। उसने ये नहीं बताया कि ये पक्षी बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है, ऐसा है वैसा है, उसने सिर्फ एक बोला एक पक्षी, एक पक्षी, ठीक है, बस सिर्फ इतना बोला है। तो यहाँ पर उसने भाषा विकास के कुछ उपकरण की बात नहीं की है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। उसने अपनी भाषा में तो कुछ कहा ही नहीं है, उसने तो सिर्फ ये बोला है उंगली दिखाकर एक पक्षी। और ऑप्शन ए को देखिए, उसने स्मृतियाँ पहले से भंडारित हो चुकी, स्मृतियाँ का मतलब होता है मेमोरी, उसने मेमोरी की भी कोई बात नहीं की है कि वो कहता है अरे ये तो वही पक्षी है जो मैंने चिड़ियाघर में देखा था, ये पक्षी तो वही है जो मैंने कल देखा था, ठीक है। तो पहले से उसकी मेमोरी में उस पक्षी के बारे में कुछ नहीं था, ठीक है। बस यहाँ पर ये कि उसने उस कॉन्सेप्ट को विकसित कर लिया है कि हाँ पक्षी ऐसा होता है, तो ऑप्शन बी सही है। और यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि केवल एक पक्षी की बात हो रही है, केवल ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। उसने एक कॉन्सेप्ट को विकसित कर लिया है कि हाँ पक्षी जो है वो आकाश में उड़ता है और ऐसा होता है, उसकी 2 आंखें होती हैं और ऐसे 2 पंख होते हैं, 2 पैर होते हैं, इस तरीके का वो दिखता है, आसमान में उड़ता है, तो उसे एक पक्षी कहेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ ऐसे दिखेगी। तो इसने ये कॉन्सेप्ट विकसित कर लिया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें दिया है केवल बी, ठीक है। अब चलेंगे आगे। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि इंटरनल मोटिवेशन, भीतरी मोटिवेशन के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, ठीक है। आपको बताना है कि कोई शिक्षिका है वो क्या कहे कि बच्चे जो है इंटरनल मोटिवेशन यानी खुद से मोटिवेट हों और सीखें। तो बच्चों को खुद से मोटिवेट होने के लिए कौन सा कथन आप बोलेंगे? चलो इसे उससे पहले समाप्त कर लो, यहाँ पर तो देखिए तुलनात्मक बात हो रही है और रेस लगाने जैसी बात हो रही है, चलो इसे उससे पहले समाप्त कर लो, तो ये इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा। तुम उससे उसके से क्यों नहीं करते, मतलब तुम उसके जैसा क्यों नहीं करते, देखो उसने एकदम ठीक किया है, नहीं यहाँ पर भी कंपेयर किया जा रहा है दूसरे बच्चे से, तो इसमें इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, हम मोटिवेशन बाहर से देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। काम को जल्दी पूरा कर लो, तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, यहाँ पर पुरस्कार दिया जा रहा है जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ठीक है। इसे करने की कोशिश करो, इससे तुम सीख जाओगे, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर शिक्षिका कह रही है इसे करने की कोशिश करो, इससे तुम सीख जाओगे, ये इंटरनल मोटिवेशन है बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करने का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावी विद्यालय की प्रथा नहीं है? मतलब एक प्रभावी विद्यालय है, एक अच्छा विद्यालय है ना, एक अच्छे विद्यालय की बात यहाँ पर हो रही है, एक अच्छा प्रभावी विद्यालय की बात हो रही है।
देखिए टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी इधर उधर होती है, सीटेट की थोड़ी सी टफ होती है, उसको समझना पड़ेगा। उसमें क्या मतलब है, क्या उसकी जो प्रथा है, क्या उसकी विशेषता नहीं है। निरंतर तुल्यात्मक मूल्यांकन मतलब जो प्रभावी विद्यालय होगा, एक अच्छा विद्यालय होगा, उसमें निरंतर तुल्यात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, शारीरिक दंड दिया जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिभाव किया जाएगा, या प्रतियोगितात्मक कक्षा चलेंगी। तो देखिए यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, मतलब बच्चा कैसे सीखता है, प्रत्येक बच्चे को उसके अनुसार सिखाना व्यक्ति सापेक्ष अधिगम कहलाता है, और यही एक अच्छे विद्यालय की पहचान है। ऑप्शन सी सही है। विकास का सिरपाद विमुख दिशा सिद्धांत, ये इस पर अंडरलाइन कर देते हैं, इस पर ही सारे क्वेश्चन हैं। मतलब क्या व्याख्या करता है, देखिए सिरपाद विमुख सिद्धांत कहता है कि जो बच्चे का जो विकास होता है वो माँ के पेट से यानी जन्म से पहले से ही भ्रूण अवस्था में सिर से लेकर, कहाँ से शुरू होता है, सिर से शुरू होता है, सिर से पैर की तरफ जाता है। पहले बच्चे का सिर डेवलप होगा, और फिर उसके बाद नीचे की दिशा में ये विकास ऐसे चलता है, ये कहता है ये सिरपाद विमुख सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। विकास किस तरह आगे बढ़ता है इस सिद्धांत के अनुसार, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए जीन पियाजे ने बताया इस बारे में, भाषा विकास के बारे में, जीन पियाजे ने, कि जो भाषा विकास है वो कैसे होता है और उसके लिए कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। जन्म से पूर्व का समय, मतलब अभी बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ तो भाषा विकास कहाँ से हो जाएगा। वयस्क अवस्था का समय नहीं, मध्य बचपन का समय, मध्य बाल अवस्था नहीं, प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये समय सबसे संवेदनशील, सबसे महत्वपूर्ण होता है जब बच्चा भाषा सीख रहा होता है। क्या हो रहा है, उस बच्चे में भाषा विकास हो रहा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे आगे। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में से निम्न में से किस महत्वपूर्ण विशेषता माना गया। देखिए किसे महत्वपूर्ण विशेषता माना गया, आप लोग भी समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जब आप एक प्राइमरी टीचर बनने चाहते हैं, एक पीआरटी बनने चाह रहे हैं, प्राइमरी टीचर बनने चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए आपके पास, कौन सा गुण होना चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए। प्राइमरी टीचर के लिए आपको सारी शिक्षण पद्धतियाँ आनी चाहिए और विषयों में ज्ञान होना चाहिए। मतलब आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग है आपकी, बहुत सारी आपको टीचिंग विधियाँ मालूम है, ऐसे भी पढ़ा सकते हैं वैसे भी पढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे आपको टीचिंग टूल्स मालूम है, बहुत सारे विषयों पर आपकी कमांड है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता, मतलब बहुत अच्छे से भाषा पढ़ाते हैं, व्याकरण की कोई त्रुटि नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। पढ़ाने की उत्सुकता, मतलब बहुत ज़्यादा आप हाईली एक्साइटमेंट है, बस मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे तो बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, धैर्य और दृढ़ता, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप बच्चे में आप में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए। एक एग्जांपल दूंगा अपने क्लास से रिलेटेड, यहाँ पर समझिएगा। ये मैं कॉपी बना रहा हूँ और मैं पर्यावरण शिक्षण पढ़ाता हूँ केंद्रीय विद्यालय में। तो यहाँ पर कॉपी कुछ पर्यावरण शिक्षण यानी ईवीएस की इस तरह से होती है, एक पेज सादा होता है और एक पेज लाइनों वाला होता है। जब हम वहाँ पर बच्चे को कोई डायग्राम बनाते हैं तो बार बार बच्चा, एक बार बताने के बावजूद बच्चा बार बार आकर पूछता है कि सर वो जो आप चित्र बना रहे हैं, चित्र बनवा रहे हैं, या फिर आपने जो प्रोजेक्ट कोई दिया है वो उसको मैं इस पेज पर लिखूँ, मतलब इस पेज पर इसकी ड्राइंग बनाऊँ या इस पेज पर ड्राइंग बनाऊँ। ठीक है, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी गुस्सा आए एक या दो बार पढ़ाने के बाद, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और बच्चों को बताना होगा कि बच्चों बताओ किस पेज पर आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, सादा पेज है या फिर लाइनें हैं। तो बच्चे कहेंगे सर इस पे। तो बस यही बात है कि यहाँ पर तो थोड़ा सा धैर्य बनाए के रखिए और दृढ़ता रखिए अपने उसमें कि हाँ एक दिन बच्चे ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, बच्चे इसी तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। धैर्य रखिए, प्राइमरी टीचर के लिए धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना गया है ना। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक क्या माना गया है, मतलब इससे कैसे पता चलेगा कि जो क्लास है वो मोटिवेटेड है, जो आपकी क्लास है वो मोटिवेटेड है, जो टीचिंग हो रही है वो मोटिवेटेड हो रही है, मोटिवेशन के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है। कक्षा में एकदम खामोशी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कक्षा में अगर बिल्कुल एकदम खामोश पड़ी है तो आप बता लीजिए आपके लिए बहुत खतरनाक है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये भी हो सकती है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति 100% प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बच्चे टीचर डरा के भी कर सकते हैं कि कल सबको आना, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं। शिक्षण द्वारा उपचारात्मक कार्य, ये भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर आपके बच्चे आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार पूछते हैं सर ऐसा कैसे होगा, सर ये करके होगा, सर अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि क्लास जो है आपकी अभिप्रेरित शिक्षण हो रहा है, यानी मतलब मोटिवेटेड टीचिंग हो रही है क्लास में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है कि सीधे प्रश्नों, सीधे उत्तर हमें को मिल जाए, मतलब
जो है हम एक एक शब्द में उत्तर को प्राप्त कर लें। ठीक है, तो ऐसा कौन सा होता है? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न नहीं, निबंधात्मक नहीं, लघु उत्तरात्मक नहीं। सही ऑप्शन है सत्य और असत्य। यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी बात करते हैं। और ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? जब बच्चा फेल होता है तो क्या उसे प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए? नहीं, कोई भी संस्था प्राइवेट ट्यूशन के लिए मोटिवेट नहीं करती। बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, ऐसा भी नहीं होता, बस सारे बच्चे पढ़ाई के योग्य होते हैं। वॉटसन ने कहा था कि आप मुझे एक बच्चा लाकर दे दीजिए, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। बच्चों ने के उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया। देखिए, याद करने के तरीकों पर केंद्रीय विद्यालय जोर नहीं देता, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। इसका मतलब है कि पूरी व्यवस्था फेल हो गई। जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका अर्थ होता है कि पूरी व्यवस्था फेल हो चुकी है। मतलब जो हमने उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, शिक्षण लर्निंग टेक्निक थी, सारी चीज़ें थी, वो फेल हो गई। हमें दोबारा से प्रयास करना पड़ेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रश्न से संबंध रखता है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? मतलब ग्रेड में हम A B C देते हैं और यहाँ पर हम मार्क्स देते हैं। ठीक है, जैसे 60 70, तो ये कैसे अलग हैं एक दूसरे से? तो ये विश्लेषणात्मक रूप से अलग है। ठीक है, यहाँ पर हम विश्लेषण करते हैं कि कौन सा बच्चा किस तरीके से किस कैटेगरी में है। तो ये विश्लेषणात्मक एक प्रश्न है कि ग्रेड जो है अंकों से कैसे अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना, मतलब आपके पास पहले से कुछ लर्निंग थी। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको मालूम थी, कुछ चीज़ें आपको मालूम थी और आपने उसमें नई कुछ चीज़ों को ऐड कर लिया है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है समायोजन। नहीं, समायोजन होता है विशेष परिस्थिति में अपने आप को ढालना। साम्य धारणा नहीं, संगठन नहीं। ये कहलाता है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण। ठीक है, पहले से आपको कोई चीज़ मालूम है और आप उसमें नई चीज़ को जोड़ लेते हैं, तो ये कहलाता है आत्मसातकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के को वर्गीकृत किया। देखिए, इन्होंने कैसे पर्सनालिटी को डिफाइन किया है कि पर्सनालिटी मतलब में क्या आधार बनाया, मतलब इनका जो आधार था, मतलब है ना बेस, किस बेस के आधार पर इन्होंने पर्सनालिटी को मतलब डिफाइन किया है। तो बेस, यहाँ पर बेस की बात हो रही कि इनका बेस क्या था? शारीरिक संगठन एवं सकल सूरत नहीं, ये ऑप्शन गलत है। संरचनात्मक एवं मौलिकता, ये भी गलत है। समायोजन और बुद्धि नहीं। इन्होंने चिंतन और कल्पना के आधार पर पर्सनालिटी को डिफाइन किया था। ये इनका बेस था कि व्यक्ति चिंतन कैसे करता है और कैसी उसकी कल्पनाएं होती हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इसके बारे में ये किसकी थ्योरी में आता है? पहले ये अगर आप समझ लीजिए, अगर आपने ये सारी थ्योरियाँ पढ़ी हैं, बंडूरा की, पियाजे की, स्किनर की, वाइगोटॉस्की की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल है प्रश्न आपके लिए कि ये किसकी थ्योरी में आता है। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए और बताइए। देखिए, बंडूरा गलत, पियाजे गलत, स्किनर गलत। सही ऑप्शन है वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी। ये इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD के बारे में। ठीक है, और ये होता क्या है, चलिए ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, नहीं तो फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छा नागरिक बनाना। ठीक है, ये बात भी सही है, अच्छा नागरिक बनाना उद्देश्य है। ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो समाज में उपयोगी हो। ठीक है, व्यवहारिकता का निर्माण करना, उपयुक्त सही, सारे ऑप्शन सही है, उपयुक्त सही, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। व्यवहारिकता का निर्माण करना, अच्छे नागरिक का निर्माण करना, सभी सही, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि निम्न में से किससे संबंधित है? फ्रॉबेल ने तो दी थी खेल विधि, यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉबेल ने। ठीक है, तो ये दी है मैकडूगल ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, मैकडूगल ने दी है प्रोजेक्ट विधि। और खेल विधि दी है, खेल विधि किसने दी है? खेल विधि, खेल के द्वारा पढ़ाना, खेल विधि दी है फ्रॉबेल ने। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करूँगा, ये जो खेल विधि है, ये खेल विधि है ऑप्शन ए, और यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि दी थी जॉन डीवी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, प्रोजेक्ट विधि जॉन डीवी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ठीक है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ठीक है, बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, आपको बताना है। और किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। ठीक है, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट देखिए और आंसर।
तो पियाजे के अनुसार सामाजिक संचरण, ऑप्शन ए सामाजिक संचरण बौद्धिक निर्धारित तत्व नहीं है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ये अनुभव भी है, संतुलिनीकरण भी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आप अपनी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी आपसे असंबद्ध, मतलब वो कंटेंट से रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप पढ़ा रहे होते हैं कोई टॉपिक ए और वो पूछता है कोई टॉपिक बी से प्रश्न, ठीक है। तो मतलब ऐसा प्रश्न पूछता है जो उस टॉपिक से अलग होता है ना। तो आप क्या करेंगे, उसे अब जो असंबद्ध प्रश्न है उसे पूछने की अनुमति देंगे? नहीं नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो भाई तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, टॉपिक से बच्चे हट जाएंगे। उसे असंबद्ध पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे उस बच्चे के अंदर जिज्ञासा रह जाएगी और किसी बच्चे के अंदर जिज्ञासा रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे? नहीं, दंडित भी नहीं करेंगे। वो तो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है अपनी जिज्ञासा के कारण। अगर आपसे नहीं पूछेगा, आप एक टीचर हैं, आपसे नहीं पूछेगा तो बच्चा किससे पूछने जाएगा? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो हाँ, ये ऑप्शन सही है। आप उसे कहेंगे ठीक है, अभी आप जो पूछ रहे हो बेटा वो इस टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, जो नहीं है, संबंध नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि आप क्लास के बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे। 5 मिनट में आपको इस क्लास के बाद आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप उस टॉपिक पे रहेंगे, बच्चों को, सारे बच्चों को पढ़ाएंगे और जो बच्चा पूछ रहा है उसको बाद में आप बता देंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जब बच्चा को उसकी दादी से, जो ठीक है, तो दादी है और बच्चे को उसकी माँ से गोद से ले लेती है, ठीक है। मतलब एक बच्चा है वो अपनी माँ की गोद में होता है और फिर दादी आती है, ग्रैंड मदर आती हैं और वो उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती हैं। तो बच्चा रोने लगता है। तो वो किस कारण रोता है? संवेगात्मक दुश्चिंतता, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंतता या सामाजिक दुश्चिंतता, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, संवेगात्मक दुश्चिंतता। इसका क्या अर्थ होता है? मतलब बच्चा जब छोटा होता है, 6 माह का होता है, 6 माह से के समय तक बच्चे के अंदर संवेग विकसित हो चुके होते हैं। मतलब दुख, चिंता, रोना, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें मतलब हो चुकी होती हैं। तो मतलब वो संवेगात्मक दुश्चिंतता के कारण अपनी माँ की गोद से अपनी दादी की गोद में जाने पर रोता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप है? ठीक है, त्रिस्तरीय सिद्धांत के रूप में इन्होंने क्या बताया था? ठीक है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टर्नबर्ग ने त्रिबुद्धि सिद्धांत बताया। इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब वो 3 प्रकार की बुद्धि क्या थी मैं आपको बताता हूँ और कौन सा उसमें इसमें सम्मिलित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्टर्नबर्ग ने तीन जो है मतलब बुद्धि 3 तरह की बताई है। पहली है व्यवहारिक बुद्धि, यहाँ पर मैं लिखता चल रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, इन्होंने बताया कि 3 तरह की बुद्धि होती है, उसमें एक होती है व्यवहारिक बुद्धि। मतलब जिस बच्चे में ये बुद्धि ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा व्यवहारिक होगा, समाज में उसकी उतनी अच्छी पकड़ होगी। दूसरी होती है सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि मतलब उतना ज़्यादा बच्चा क्रिएटिव होगा, जिसमें ये बुद्धि ज़्यादा होगी। और होती है विश्लेषणात्मक बुद्धि, मतलब इस तरीके के बच्चे जो है मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं और इनका जो है साइंटिस्ट टाइप की बुद्धि होती है। विश्लेषणात्मक, किसी भी चीज़ को बहुत छोटा और बड़ा करके देखना, विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो ये 3 तरीके की त्रिस्तरीय बुद्धि उन्होंने बताई थी। ठीक है, और आप बताइए किस सिद्धांत मतलब इसमें कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि इसमें दी हुई है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, प्रायोगिक बुद्धि की बात नहीं की थी, संसाधनक की बात नहीं की थी, गणितीय बुद्धि की बात नहीं की थी, व्यवहारिक बुद्धि की बात की थी। व्यवहारिक, सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है। ठीक है, मतलब प्रेरणा, हम पहले मोटिवेशन देंगे तो उससे में क्या होगा? उपलब्धि प्राप्त होगी। ठीक है, प्रेरणा का वही संबंध किससे है? उपलब्धि से है। ठीक है, तो अधिगम का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो अधिगम का संबंध है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, बौद्ध। यानी मतलब जब आपको अधिगम होगा, लर्निंग होगी तो बुद्धि प्राप्त होगी, मतलब आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तर्क से कोई संबंध नहीं है अधिगम का, चिंतन से नहीं है, विवेक से नहीं है। बौद्ध यानी कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी बुद्धि से, यानी वो चीज़ आपने समझ ली है, आपको ज्ञान प्राप्त। बौद्ध का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है, अधिगम होने का मतलब होगा ज्ञान प्राप्त होना, ऑप्शन डी, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, तो आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। फटाफट आंसर करिए।
ऑप्शन है डीवी द्वारा, नहीं ये डीवी का कथन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ना तो ये डीवी का है, ना ही गिलफोर्ड का है, ना ही क्रूज का है, ये कथन है रॉस का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये रॉस का कथन है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, देखिए अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, जो यहाँ पे इसकी बात की जा रही है मोटिवेशन, ये दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, यानी आंतरिक आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक एवं कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण एवं जन्मजात अर्जित है। तो देखिए अगर इसको हम इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पर सही हो जाएगा जन्मजात और अर्जित। जन्मजात का मतलब हो गया आंतरिक, हमारे शरीर के अंदर ही है वो चीज़, और बाह्य मतलब बाहर से हमें अर्जित करनी पड़ रही। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक एवं कृत्रिम कम महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा में प्रलोभन ये नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, जन्मजात एवं अर्जित। एक सजीव कक्षा, सजीव कक्षा का मतलब समझ रहे हैं आप? एक चलती हुई कक्षा है, बहुत अच्छे से रन हो रही है और उसमें सबसे अधिक संभावित है, उसमें चीज़ बताइए सबसे अच्छी, मतलब ऐसी कौन सी घटना है जो हो सकती है? मतलब एक कक्षा है, टीचर पढ़ा रहा है, चल रही है कक्षा, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ हो सकती है? ठीक है, मतलब सबसे अधिक उसमें क्या चीज़ हो सकती है? कभी कभार हंसी या शोर हो सकता है, पर ये इतना तो नहीं है कि सबसे अधिक संभावित, यानी मतलब इसकी 99% इस चीज़ की गारंटी ले लीजिए, सबसे अधिक संभावित का मतलब हो गया। तो ये कठिन नहीं है कि हाँ कभी कभार हंसी मजाक हो सकता है, कभी बार हंसी मजाक बिल्कुल ना हो। पूर्ण रूप से शांति, ये तो बहुत खतरनाक होता है, पूर्ण रूप से शांति एक सजीव कक्षा में कभी नहीं हो सकती। विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज़ में वार्तालाप, मतलब शोर मचा रहे हैं विद्यार्थी, तो नहीं। तो सबसे ज़्यादा ये हो सकता है कि 99% उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट से बातें कर रहा होगा, उनको समझ रहा होगा और उनके बीच में क्या हो रहा होगा, मतलब शिक्षण हो रहा होगा, शिक्षक और छात्र के प्रति वार्ता हो रही होगी। एक सजीव कक्षा में ऐसा अधिकतर होता है कि टीचर अपने स्टूडेंट से बात करता है, अच्छा ऐसा 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 प्रत्येक व्यक्ति से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे लास्ट प्रश्न की तरफ, ये हमारे इस जो प्रैक्टिस सेट है इसका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, बच्चों में फिल्म दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। देखिए कई बार होता है कि बच्चों को ऐसी पिक्चरें नहीं दिखानी चाहिए जिससे वो कुछ हिंसात्मक सीख जाए, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन इस बात को किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध किया था? ठीक है, ये बात जानते सब हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बच्चों को ऐसी मूवीज़ नहीं दिखाई चाहिए जिससे वो कुछ हिंसात्मक व्यवहार सीखें, लेकिन इस बात को किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने, वॉटसन ने, अल्बर्ट बंडूरा ने या फिर पियाजे ने? तो फटाफट ये देखिए और आंसर करिए। थॉर्नडाइक अगर आप कह रहे हैं तो गलत है, वॉटसन गलत है, जीन पियाजे गलत है, अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था कि जो मतलब ऐसा पाया उन्होंने अपने उसमें प्रक्षेपण में देखा कि अगर बच्चों को हम हिंसात्मक व्यवहार की कुछ चीज़ें दिखाते हैं तो वो ये ज़रूरी है कि वो चीज़ उसको एडॉप्ट कर लेंगे और उसको इससे पुनर्बलन मिलेगा और ये चीज़ आगे बढ़ सकती है, मतलब उनके व्यवहार में आ सकती है। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा ने इस बात को अपने कार्यों द्वारा सिद्ध किया था, क्रियात्मक प्रयोग मतलब प्रयोग करके, कि बच्चों को फिल्म जो है हिंसात्मक व्यवहार नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि इससे वो सीख सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट की जो है सीटेट का मिलेगा, सीटेट का डेली एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ। आप पढ़ कहीं से भी रहे हो, अपनी बुक से पढ़ रहे हो, आप एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। मुझे मालूम है कि प्रैक्टिस सेट किस तरीके का आएगा, तो उसी लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखूँगा, बहुत सरल या बहुत कठिन नहीं होंगे। दूसरा, केवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू की, तो एक पूरी प्लेलिस्ट है केवीएस की मेरे पास, उसको देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल करेगी आपको, सारी वीडियोस देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए अगर वीडियो आपको पसंद आती है। कुछ कमी रह जाती है कोई कमेंट बॉक्स में तो आप मुझको बताइए, उसको सुधार ज़रूर किया जाएगा।